नमस्कार सभी देशवासियों को सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। मैंने अभी तक फिजिक्स में आप लोगों को गति के नियम, फोर्स और उससे रिलेटेड बहुत सी बातें बता दी। अब हम बात करते हैं प्रकाश की। आज हम नए सिरे से प्रकाश को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश और प्रकाशिक यंत्रों के बारे में छोटी सी मैं आपको बात बताऊंगा। बहुत ही बेसिक से हम इस बात को शुरू करेंगे और बेसिक तक ही लेकर जाएंगे, मतलब बेसिक से ही इसको स्टार्ट करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि इसके 3-4 पार्ट में आप लोगों को समझाऊं, इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करना। तो आज की लाइव क्लास में हम देख लेते हैं प्रकाश और प्रकाशिक यंत्रों के बारे में छोटी बहुत बातें। आप देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश का कुछ गुण होता है, जरा उन गुणों को समझिए। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग वो होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखना हमेशा। तो ये तो प्रकाश के बारे में था। प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है। अच्छा है, तो इसकी स्पीड कितनी है? 30 करोड़ मीटर प्रति या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, हम ऐसे बोल सकते हैं। यानी एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, कुछ ज्यादा ही है ये। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों का यही हिसाब किताब होता है। सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो इसी स्पीड से चलती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि तरंग, जब तक माध्यम रहेगा ठीक है, चलती रहेगी। माध्यम हटा दो, चलना बंद हो जाती है। मतलब आप चंद्रमा पे जाके टॉर्च जलाएं तो आपको उसकी रोशनी दिखेगी, नो इशू, रोशनी एक से दूसरी जगह पहुंचेगी। लेकिन अगर चंद्रमा पर जाकर चिल्लाओ तो आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ध्वनि तरंग जो है इतनी पावर नहीं है कि वो बिना किसी मीडियम के चल सके। वो एक यांत्रिक तरंग है। तो समझ में आ गया होगा थोड़ा सा अंतर, दोनों के बीच में अंतर लेके चल रहा हूं कि यांत्रिक तरंग, अच्छा, प्रकाश की तरंग हद से ज्यादा तेज चलती है, जबकि यांत्रिक तरंग बताइए 300, 350, 340 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगी आराम से। तो इसलिए आप देखते होंगे जब भी अपने दिवाली वगैरह में आप देखते हो रॉकेट जब भी ऊपर जाता है तो उसके बाद उसका ब्लास्ट हमें पहले दिख जाता है और आवाज थोड़ी देर में आती है, क्योंकि आवाज धीरे चलती है, यांत्रिक तरंग है। ठीक इसी तरह बादल की जो गर्जना होती है, आपको पहले बादल की बिजली कड़कती हुई दिख जाएगी, उसके बाद गर्जना सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि को पहुंचने में टाइम लगता है। प्रकाश स्पीडली पहुंच जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से। माना जाता है दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज यही है। आइंस्टीन ने बोला था अगर दुनिया में कोई भी चीज प्रकाश के वेग से अधिक चलने की कोशिश भी करेगी तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। उन्होंने एक समीकरण दिया था, बड़ा ही शानदार समीकरण था। खैर हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि दुनिया में कोई भी चीज इतनी तेज नहीं चल सकती जितना कि प्रकाश। यहां तक तो बात समझ में आ गई। प्रकाशिक यंत्रों की बात कर लेते हैं। प्रकाशिक यंत्रों में हमारे पास आ जाता है लेंस। ठीक है, लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश के बारे में तो आपको पता लग गया होगा। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये और बता दूं मैं आपको। VIB, GYOR, O और R। ठीक है, ये प्रकाश के 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश के वर्ण है भाई, वर्ण। ठीक है, समझ में आ गया। यानी प्रकाश इन 7 रंगों से मिलकर बना है। चूंकि ये रंग बहुत दूर से आते हैं और एक सीध में आते हैं और स्पेस के अंदर से आते हैं, तो इसलिए ये मिक्स होकर हमें व्हाइट लाइट के रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात सफेद प्रकाश में इन 7 रंगों का स्पेक्ट्रम होता है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो LED का प्रकाश हो, चाहे वो ट्यूबलाइट का प्रकाश हो। ज्यादातर जितना भी श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यही इसका ऑर्डर है। और इससे पहले मैंने विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये चंटू प्रकार का वेवलेंथ होता है इसका। यानी चंटू का मतलब होता है एक तो इसका साइज छोटा होता है और इसकी स्पीड और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है वायलेट की। उसी तरह रेड थोड़ा लंबा होता है, ये थोड़ा उससे छोटा होता है, ये उससे भी छोटा होता है, ये उससे भी छोटा है, ये उससे भी छोटा है, ये उससे छोटा है, ये बहुत छोटा होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है टूट के बिखर जाना, या प्रकाश का अपने अवयवों में टूट जाना, या प्रकाश किसी विशेष रंग में। तो अब देखना, ध्यान से देखना, क्या होता है, ये जो 3 कलर होते हैं ना, ये मिल के क्या होते हैं, ये बिखर जाते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं आसमानी कलर। तो ये पूरा का पूरा जो आसमान में जो कलर दिखाई देता है अपने को, या बहुत दूर से पानी जो है ना वो नीला दिखाई देता है, इसका रीजन यही है क्योंकि इसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य अत्यंत छोटी होती है, जिस कारण से ये इसका प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकीर्णन क्या मतलब होता है, प्रकाश उस समय बस टूट के बिखर जाता है और चारों तरफ हमें फिर वो वही कलर दिखाई देता है जिस कलर का प्रकीर्णन होता है, मात्र वही कलर आता है। ये बात हमेशा ध्यान देना। ठीक बात, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, प्रकाश का ये गुण। अच्छा, वेवलेंथ लंबी होने के कारण दूर से हमें सिर्फ लाल रंग ही दिखाई देता है, इसीलिए
सुबह के समय और शाम के समय हमें लाल रंग का दिखाई देता है, जबकि दोपहर के समय हमें सफेद दिखाई देता है। ये भी इसका एक रीजन है। एक विशेष तरंगदैर्घ्य ही हमारे तक पहुंच जाती है, बाकी सभी का धीरे 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 प्रकीर्णन हो जाता है जबकि इसका प्रकीर्णन देर से होता है। यही कारण है कि खतरे के निशान को लाल रंग का दिखाया जाता है, क्योंकि लाल रंग दूर से ही पता लग जाता है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर छोटी सी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रकाश, ठीक है। प्रकाश के बाद हम बात करते हैं प्रकाशिक उपकरण की। उससे पहले मैं दो बातें आपको बता दूं कि प्रकाश के कई गुण होते हैं। प्रकाश जब किसी माध्यम पे, किसी सतह पर, प्रकाश यदि किसी सतह पर पड़ता है तो किसी न किसी दिशा में मुड़ जाता है। हालांकि जरूरी नहीं कि सतह पर पड़े, कभी कभी माध्यम को मिलाने वाली लाइन से भी वो अपने ही माध्यम में मुड़ जाता है। तो जब प्रकाश अपने ही माध्यम में मुड़ जाता है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं परावर्तन। इसको परावर्तन मतलब मुड़ना, परावर्तन। जितने भी दर्पण है वो सारे परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा। हालांकि हम इसमें भी थोड़े नए सिरे से करेंगे, उनको डीप में स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। अब आप देखिए, प्रकाश जिस जगह पर टकराता है उस जगह पर एक आभासी काल्पनिक रेखा का निर्माण हो जाता है। इसको हम अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। दिस हाइपोथेटिकल लाइन इज नोन एज नॉर्मल। अंग्रेजी में इसको नॉर्मल कहते हैं। और जो किरण आ रही होती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। द रे विच इज इम्प्लीमेंट एट द सरफेस, जो सरफेस पे पड़ती है, स्ट्राइक विद सरफेस, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। ओके, और उसके बाद में जो किरण बाहर निकलती है उसको निर्गत किरण या आउटपुट रेस बोलते हैं। लेकिन अब ध्यान देना, अगर परावर्तन के बाद ये किरण निकली है तो इसको परावर्तित किरण बोला जाता है। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, सुनना ध्यान से, परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन होता कहां है? रिफ्लेक्शन सदैव सतह पर होता है। इस वजह से जितने भी दर्पण होते हैं वो अपवर्तन नहीं, परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अब सवाल ये है कि अपवर्तन क्या होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी परिभाषा बता दी कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन जब कहीं से ये किसी सतह पर गिरती है, वो सतह कैसी भी हो सकती है, चिकनी हो सकती है, वो सतह कैसी हो सकती है, खुरदरी हो सकती है। तो जरा एक बात और मैं आपको समझा दूं, आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि सतह एकदम चिकनी होती है तो प्रकाश की जितनी भी किरणें उस पर पड़ती हैं बिल्कुल उसी दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ऐसे करके आप देखिए, अर्थात ज्यादातर किरणें परावर्तित हो जाती है। तो ज्यादातर किरणें जब परावर्तित हो जाती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। दिस इज नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन है ना। जितनी भी चिकनी सतह होती है आप देखते होंगे कि वो चमकदार सतह होती है। क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या हम जिसको विसरित परावर्तन कह देते हैं। ये दो रूप होते हैं परावर्तन के। उसमें क्या होता है, सतह चिकनी नहीं होती है, सतह खुरदरी होती है। अब देखो मैं आपको ना खुरदरी सतह बना के दिखा रहा हूं। अगर जो लाइट यहाँ पड़ेगी वो ऐसे निकल जाएगी, जो लाइट ऐसे पड़ेगी वो ऐसे निकल जाएगी, जो लाइट यहाँ पड़ेगी वो ऐसे निकल जाएगी। सारी लाइटें एक दूसरे को काटते हुए जाएंगी और लाइटों की इंटेंसिटी यानी तीव्रता कई जगह कम और कई जगह मैक्सिमम हो जाएगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, वो भी इररेगुलरली। ये नहीं कि एक पॉइंट में ब्राइट हो गया एक पॉइंट डार्क हो गया, ऐसा नहीं। कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, कहीं कहीं बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। या इस वजह से हम कहें कि सतह चमकदार नहीं दिखाई देती है, ठीक है। द सर्फेस इज नॉट शाइंड, सरफेस चमकदार नहीं दिखाई देती। तो जब सरफेस चमकदार नहीं दिखाई देती है तो भाई ये सिंपल सी बात है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, यानी मतलब अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। तो ये दो प्रकार के परावर्तन होते हैं जो चिकनी सतह और खुरदरी सतह के कारण होते हैं, ठीक है। एक तीसरा परावर्तन होता है जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं कि अपवर्तन क्या चीज होता है। परावर्तन तो समझ में आ गया होगा आपको पूरा। अच्छा, अपवर्तन की भी बात कर लेते हैं लगे हाथों। अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। व्हेन एनी लाइट रेज एंटर वन मीडियम टू अनदर इट डेविएट एट डिवाइडर, यानी जब कोई प्रकाश
किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे मान लो ये एक माध्यम है, हम इसको वायु मान लेते हैं, जिसके आर पार प्रकाश जाता है उसको हम लोग माध्यम कहते हैं। तो ये प्रकाश को आर पार जाने वाला माध्यम वायु है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये कांच है, दिस इज नोन एज ग्लास, कांच, एयर एंड ग्लास, ये दो आपके पास मीडियम हो गए। तो व्हेन लाइट एंटर वन मीडियम टू अनदर, इसको सीधा चलना चाहिए, लेकिन इट डेविएट, ये मुड़ जाती है, ठीक है, टर्न, या तो ऐसे मुड़ेगी या ऐसे मुड़ेगी, ये लाइट मुड़ जाती है। इस मुड़ने की घटना को ही, ठीक है, इस डेविएशन को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम को मिलाने वाली रेखा पर अपने पथ से विचलित हो जाती है, पथ को छोड़ देती है। कायदे से इधर चलनी चाहिए थी, लेकिन या तो इधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी, ठीक है, दोनों में से कहीं पे भी मुड़ सकती है, ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम की मिलाने वाली रेखा पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। व्हेन लाइट एंटर रेयर मीडियम टू व्हेन लाइट एंटर वन मीडियम टू अनदर, इट डेविएट एट डिवाइडर, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ओके, अब समझना ध्यान से। आप सबको मैंने यहाँ बता दिया था कि जहां पर प्रकाश टकराए, चाहे सतह हो चाहे माध्यम हो, जहां प्रकाश टकराता है वहां पे एक आभासी काल्पनिक लाइन बनती है, उस लाइन को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल अभिलंब ही बोलेंगे, कुछ नया नहीं बोलेंगे। दिस इज नोन एज अभिलंब यानी नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल ही बोलेंगे। तो अब जरा देखना, जब प्रकाश वायु से कांच में अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, व्हेन लाइट एंटर रेयर मीडियम टू डेंसर, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? कायदे से लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ध्यान से देखना आप लोग, लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है। कहां मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिधर अभिलंब है ना उसी तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। जब लाइट रेयर माध्यम से यानी कि प्रकाश के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर हट जाती है। आप देखो ना, यहाँ थोड़ा चौड़ाई ज्यादा लग रही है, यहाँ थोड़ी कम लग रही है। आप देखो, जब भी कोई चीज हल्की चीज से भारी चीज में जाएगी तो सिकुड़ जाएगी। तो ये देखो, ये भी ऐसा लग रहा है ना कि सिकुड़ गई है, किरण क्या लग रही है? सिकुड़ गई है, ऐसा लग रहा है ना। तो इसलिए जब प्रकाश खुले माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, है ना, पतला हो जाएगा। व्हेन लाइट एंटर रेयर मीडियम टू डेंसर, व्हेन लाइट एंटर रेयर मीडियम टू डेंसर, इट डेविएट या इट टर्न टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। सही है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ध्यान देना, टुवार्ड्स नॉर्मल। अब देखो उल्टा कर देते हैं हम। जब प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करता है, व्हेन लाइट एंटर ग्लास टू एयर, जब लाइट ग्लास से एयर में एंटर करती है तो क्या होता है? अब की माध्यम क्या है? सघन से विरल में जा रही है, डेंसर से मीडियम में, रेयर में जा रही है, तो ये लाइट नीचे मुड़ जाएगी भाई, ध्यान रखना। यानी व्हेन लाइट एंटर डेंसर मीडियम टू रेयर, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब रेयर टू डेंसर होगी तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन जब डेंसर टू रेयर होगी तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये देखो हट गया, है ना, इसका दिमाग खराब हो जाता है, साइड में हो जाता है ना। अच्छा खासा चल रहा था, जैसे ही अलग मीडियम आया खटक। सवाल ये है कि ये लफड़ा होता क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। मान लो स्पेस है तो स्पेस में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होगी, कांच में इसकी चाल 2 × 10⁸ होगी। फर्क पड़ गया ना, किसी में इसकी चाल जो है और कम हो जाएगी, किसी में और ज्यादा हो जाएगी। जैसे स्पीड में अंतर आएगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो स्पीड में अंतर आते ही डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जब भी हैवी से लाइटर में जाता है तो खुला हो जाता है। आप देखो ये पतला सा, ये चौड़ी देखो पट्टी है, इसका मतलब जब खुले में जाएगा तो चौड़ा हो जाएगा, पतले में जाएगा तो मतलब गाढ़े में जाएगा तो पतला हो जाएगा। इसी को तो बताया और तो कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लेना अच्छे से कि भाई जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना की वजह से ही, इस छोटी सी घटना की वजह से ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मैं बताऊंगा आपको, अच्छा ये घटना मैं दोबारा बताऊंगा, पहले मैं आपको नॉर्मल सी बात बता देता हूँ। इस तरह से अब आपको कुछ रूल्स बनते हैं। पहला रूल देखो, ये कौन सी किरण हो गई? इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ऊपर बताया हो ना, इंसिडेंट रे या आपतित किरण, आपतित किरण। एक और चीज होती है, ये तो हो गई कौन सी किरण?
क्योंकि ये परावर्तन के बाद आ रही है तो परावर्तित किरण, लेकिन ये किरण अपवर्तन के पश्चात आ रही है इसलिए ये अपवर्तित किरण हो जाती है। इसको हम रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड से। नियम क्या बना, दोनों का एक नियम तो समान है। क्या आप देखो ब्लैक बोर्ड क्या है, एक 2 डायमेंशनल चीज है, यानी एक सरफेस है, एक सतह है, तल है, तल समझते हो ना, प्लेन, एक प्लेन चीज है। ओके, तो देखो 3 चीजों की हम बात करते हैं। देखो क्या क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे, कोई भी एक बात कर लो कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाई ऑन सेम प्लेन। ये देखो सेम प्लेन पे, ऐसे नहीं है कोई 90 पे नहीं है, लाई ऑन सेम प्लेन, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में बनते हैं। ये तो पहला नियम है जो ऊपर वाले और नीचे वाले के लिए सेम है। अपवर्तन में भी यही एक है और परावर्तन में भी यही है, ये नियम दोनों के लिए सेम है। ये जो तीनों, जो 2 किरणें और एक अभिलंब, तीनों एक ही तल में बनते हैं, इनका तल नहीं बदलता है भाई, ध्यान रखना सदैव। तो ये एक नियम बन गया। अब दूसरा नियम इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, ठीक है। गोलीय धरातल में परावर्तन के नियम एक तो बता दिया और अपवर्तन का भी एक बता दिया, एक एक दोनों का सेम है। लेकिन जो गोलीय धरातल में परावर्तन का नियम है ना दूसरा, वो ये कहता है, क्या कहता है, देखिए कि जो भी आप कोण बनाओगे ना उसको आपको अभिलंब से ही बनाना होगा। तो देखो ये आपतित किरण है तो ये कोण भी आपतन कोण कहलाया, यानी इंसिडेंट एंगल हो गया, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंसिडेंट एंगल। जबकि ये वाला जो कोण होता है ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, इसको आर से रिप्रेजेंट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होके जाने वाला। अब सुनना जरा ध्यान से, जब ये वाला रेज इस पे पड़ता है और ये निकलता है तो ये वाला कोण इस कोण के समान होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल आर इक्वल टू ऑलवेज रिफ्लेक्टेड एंगल, ये तो था परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये रट लेना, ये लेंस, ये दर्पण में यही चीज काम आएगी, मिरर के अंदर यही सी सिंगल चीज, ये 2 वैल्यूज हम लेके चलेंगे, 2 चीजें काम आएंगी, ठीक है। उसके बाद में इसमें वो क्या बोलता है कि ये तो रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया आई और ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। देखो हम यहीं से ले रहे हैं, नॉर्मल से ले रहे हैं, ये आर हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ये क्या बोलता है कि ये दोनों इक्वल तो नहीं होते लेकिन इनका रेशियो इक्वल होता है। इनका जो कोजिया होता है, सॉरी, जो इनकी जो ज्या होती है यानी साइन होता है, इनका जो साइन फैक्टर होता है उसका रेशियो हमेशा इक्वल होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर, अपॉन साइन आर, ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थात स्थिर, नियत, ये नहीं बदलता। किसी एक माध्यम के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण और परावर्तन, सॉरी, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के जो बीच का अनुपात है वो कभी नहीं बदलता, वो कांस्टेंट होता है। इसी को माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक, ये माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अगर ये परिभाषा पूछ ले कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या है तो आप बताओगे कि माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहते हैं। आप क्या बताओगे, किसी भी एक माध्यम के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। इसी मैनर में दोनों के बीच में स्पीड ऑफ लाइट भी बराबर रहती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम में बटा स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में। ये माध्यम का अपवर्तनांक पहले की वजह से दूसरे में होगा। समझ में आया, ये ध्यान रखना ये चीज हमेशा। ओके, अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो थे ये गोलीय धरातल का ये दूसरा नियम है, ये अपवर्तन का नियम है, जबकि वो परावर्तन का था कि ये वाली इसके बराबर होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हम दर्पणों पर लगाएंगे यानी मिरर पर, और ये हम लेंस पर लगाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था ये कौन सा हुआ, जो बीच में से उठा होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। अब ये चूंकि दोनों ओर से उठा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ओर से उठा हो और एक ओर से चपटा हो, तो भी हम क्या कहेंगे, भाई ये लेंस ही है। इसको कहेंगे कि ये भी उत्तल लेंस है, लेकिन उत्तल और इधर से समतल हो गया तो समतलोत्तल हो गया। ये यहां से एक परिभाषा बनती है, ये भी लेंस है भाई। परिभाषा क्या बनी, कांच या प्लास्टिक या किसी पारदर्शी माध्यम का बना हुआ वह पदार्थ जिसकी कम से कम एक सतह गोलाकार हो, लेंस कहलाता है। नहीं, अगर दोनों ही ऐसे हो जाएं फिर अब आप इसको लेंस कहोगे नहीं। ये ग्लास स्लैब है, दिस इज नोन एज ग्लास स्लैब।
ये कांच का टुकड़ा कहलाएगा, इसमें से वो आप नियम नहीं बना सकते। कम से कम एक सतह इसकी गोलाकार होना चाहिए, एकदम बॉल जैसी, है ना, तभी जाके वो लेंस होगा। तो लेंस की परिभाषा क्या बनी? ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से लेंस की सही परिभाषा क्या है? तो एक आपको परिभाषा ऐसे दे देगा, कांच या प्लास्टिक जैसे पारदर्शी पदार्थों का बना हुआ वह पदार्थ जिसकी दोनों सतह गोलाकार हो। तो आपके तो दिमाग में ये आ जाएगा, हाँ, और काम खराब हो जाएगा। ये सही परिभाषा नहीं है। सही परिभाषा है कम से कम, दोनों हो तो बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम एक सतह गोलाकार होनी चाहिए, तभी वो लेंस कहलाता है। ये परिभाषा बनी लेंस की, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ये तो हो गया लेंस की परिभाषा। अब आप देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो, लेंस के बीचों बीच एक बिंदु होता है। ये बिंदु, अच्छा, एक अक्ष होता है, इसको हम मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बिंदु को बोलते हैं प्रकाश केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे दो बिंदु स्थित होते हैं, इनमें से एक बिंदु कहलाता है फोकस, ठीक है, वन पॉइंट इज नोन एज फोकस, और सेकंड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये फोकस का डबल होता है, इसलिए इसको 2f भी लिख देते हैं। हालांकि इसमें दोनों तरफ गोलाकार है, इसीलिए ये पॉइंट दोनों तरफ बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, दोनों तरफ बनेगा। इसलिए जो बाइकन्वेक्स मिरर होते हैं, यानी कि जो द्वि उत्तल लेंस होते हैं, उनके दोनों ओर फोकस पाया जाता है ना। तो इनको उल्टा सीधा कैसे भी कर लीजिए, लेकिन मजे की बात, हम जब भी किसी को देखेंगे ना, ऐसे करके देखेंगे, ऐसे, यानी लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड सीधी मानी जाती है। वस्तु को कहाँ रखोगे? लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट में मत रखना, गड़बड़ हो जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा? लेफ्ट साइड से, ठीक है। किसी भी चीज को देखोगे लेफ्ट साइड से, हर चीज, है ना। अगर बाय द वे मैंने एक ऐसे करके ऐसे बना दिया और ऐसे ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब इसके मैंने पॉलिश कर दिया, तो देखने वाला हिस्सा खड्डे वाला है, तो हम इसको कहते हैं कि अवतल दर्पण। लेकिन अगर मैंने ये ना बनाया तो भी बेटा आपको पहचान जानना होगा कि भाई ये वाला हिस्सा सीधा माना जाता है, तो इधर से देखने पर ही हमें जो दिखाई देता है वैसा होता है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? लेंस। तो कौन सा? अवतल। तो अब समझना, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों के फोकस है। फोकस का मतलब क्या हुआ? लेंस के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से गुजरती हैं, ये लेंस के समांतर आने वाली किरणें, ये जिस बिंदु से गुजरती हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। द पैरेलल रेज coming, the parallel rays after refraction meet at the point is known as focus। उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो मेरे को दोबारा से एक लेंस बनाना पड़ेगा। इस लेंस का ये जो गोला वाला हिस्सा होता है ना, ये देखना, ये गोला वाला जो हिस्सा होता है, अगर हम इस लेंस को किसी गोले का हिस्सा माने, तो इस गोले का जो केंद्र बिंदु होगा, यानी जो सेंटर होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये 2f, जबकि ये f इसका आधा होता है, यहां पर f होता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस की परिभाषा पूछ ले, तो प्रिंसिपल एक्सिस की आप परिभाषा आसानी से बता सकते हो। क्या? ऐसी काल्पनिक रेखा, ऐसी हाइपोथेटिकल लाइन जिसके ऊपर कौन कौन सिचुएटेड हो? फोकस और प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र, यानी ऐसी आभासी लाइन, वक्रता केंद्र, फोकस और प्रकाश केंद्र को से गुजरने वाली लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये है कि फोकस से ही क्यों टकराता है, ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता है? जवाब हम आपको दे देते हैं, वेरी सिंपल। यहाँ आप देख रहे हैं, इसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको वैसे ही दे रहा हूँ, सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, कि ऐसा क्यों होता है कि किरण इधर ही जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है ना। तो इसका एक बड़ा सीधा सा हिसाब किताब है। देखिए, जो लाइन इसके समांतर आती है ना, तो देखो वो कौन सी सतह पे पड़ती है। मैं यहाँ एक सतह बता रहा हूँ, यही वाली सतह है ना, और इस सतह के लंबवत, सुनना ध्यान से, इस सतह के लंबवत क्या बनता है? एक अभिलंब बनता है। अब आपको मैंने एक नियम बताया है। नियम क्या बताया है? बताना। नियम बताया कि जब प्रकाश सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब देखो, प्रकाश को कायदे से यहाँ जाना चाहिए था, समझना, प्रकाश को यहाँ जाना चाहिए था ना, ये कहाँ मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। देखो मुड़ा कि नहीं मुड़ा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये तो ऐसे मुड़ गया क्योंकि ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, है ना। तो ये सरफेस ऐसे है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। अब देखिए, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, तो देखो ये भी एक सतह बन रही है ना, ये सतह बन रही है, तो ये इसका अभिलंब बन रहा है, देखना ध्यान से। और प्रकाश ऐसे जा रहा है, अब ऐसे जा रहा है, तो कायदे से इसको ऐसे चलना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब से दूर मुड़ेगा, अभिलंब से दूर मुड़ेगा तो और नीचे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस वजह से क्या होता है, इस वजह से
जो उत्तल लेंस होता है उसका फोकस रियल का होता है, वो सीधे नीचे आके मिलता है। जबकि इसके उलट अगर हम बनाना चाहें, इसके उलट अगर बनाना चाहें, कहाँ गया ये रहा, इसके उलट अगर हम बनाना चाहें तो इसके उलट बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाँ ये मिटाने का ना जो थोड़ा सा ध्यान दे, ये देखो अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण तैयार हो गया। तो सॉरी अवतल लेंस, अवतल लेंस में क्या होता है, देखो अवतल लेंस में ये अब ये जो लाइन जा रही है ना, आप देखना ध्यान से, इसकी सतह देखना स्टूडेंट ऐसे है, सतह ऐसे है ना, तो जो लाइन ऐसे जाएगी तो ये इसका अभिलंब बनेगा, अभिलंब बनेगा तो ये किधर अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो देखना ये ऊपर मुड़ जाएगी, देखो अभिलंब की ओर मुड़ रही है ना, कायदे से ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये ऊपर मुड़ जाएगी, ऊपर मुड़ जाएगी। तो अब देखना यहाँ इसका ऐसे बन रही है, सतह ऐसे बन रही है, तो इसका जो अभिलंब होगा कैसे तैयार होगा, ऐसे तैयार होगा। अब जैसे ही ये लाइन विरल से सघन माध्यम में, सॉरी सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो कायदे से इस लाइन को ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाके ऊपर हो जाती है, खुद देख लो आप, क्योंकि ये अभिलंब से दूर हो जाती है। इस वजह से जो अवतल लेंस होता है उसमें प्रकाश ऊपर चला जाता है, नीचे नहीं आता है। इस वजह से ये ऐसा लगता है कि ये वाली जो ये जो प्रकाश की जो किरण है ना, जो ऐसे करके गई है, ये किरण पीछे से कहीं से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि कहीं पीछे से आ रही है, तो जिस जगह से आती है उसको हम फोकस मान लेते हैं। अब आप दोनों के फोकस में अंतर देख लीजिए, मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ आपको अंतर दोनों के अंदर, ताकि मैं आपको एक डेफिनेशन बता सकूं जो आप कभी ना भूलें लाइफ में। अब मैं डीप स्टडी करा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना, इसके कई पार्ट बनेंगे। 9th क्लास से 12th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम के जितने भी बच्चे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण, अति 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 महत्वपूर्ण। ठीक है, अगर आपने इसको कर लिया तो आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि बेटा देखो ऐसे ऐसे करके होता है। ओके, तो जो लाइनें समांतर जाती हैं वो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं, भाई जिस बिंदु से गुजरती हैं उसको मुख्य फोकस कहते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए है ना, इसमें भी मुख्य फोकस यही है ना, मुख्य फोकस, दिस इज नोन एज मुख्य प्रिंसिपल फोकस। अब इसके अंदर जो लाइनें समांतर जाएंगी वो क्या होगी, ऊपर से निकलेंगी, तो हमें क्या लगेगा, हमें कैसा महसूस होगा, हमें लगेगा कि ये लाइन कहाँ से आ रही है। अगर ऐसे करके देखोगे ना तो ये लाइन लगेगा कि हाँ ये लाइन, अब हमारी आंखें तो मुड़ने से रही तो हमें लगेगा कि अच्छा ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये लो पीछे से आ रही है। ओके, तो ये आती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको फोकस बोलते हैं। तो अगर हम ऐसे प्रश्न आए कि लेंस के फोकस को परिभाषित करो या लेंस का फोकस क्या होता है, तो लेंस का फोकस क्या होता है कि लेंस के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं। सुनना, ये लाइन तो ऐसे आ रही है ना, तो हमें अगर इस देखेंगे तो लगेगा कि लाइन यहां से आ रही है, आती हुई प्रतीत हो, आ नहीं रही एक्चुअल में लेकिन प्रतीत हो रही है। तो हम ऐसे परिभाषा बना सकते हैं कि लेंस से समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन अगर उसने पूछ लिया क्या कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, तो सिंपल सा है, लेंस से आने वाली किरणें जिस बिंदु से गुजरती हैं उसको उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई बता दे तो इसमें आप क्या बताओगे कि लेंस से समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, जबकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, अवतल लेंस का मुख्य, अभी लेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो कोई दर्पण आ जाए इस तरह से ऐसे करके, है ना, तो उसमें अगर किरण टकराएगी तो टकरा के ऐसे जाती है, तो हम उसमें कहेंगे कि लेंस दर्पण से आने वाली जो समांतर किरण है वो टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, यहाँ क्या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है। अंतर समझ में आ गया? तो ये तो हम परावर्तन के नियमों पर आधारित है, जबकि ये अपवर्तन के नियमों पर आधारित है। तो हम पहले लेंस की बात कर रहे हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब आप एक बात याद रखना, एक ट्रिक है बहुत ही शानदार, उत्तल चाहे कुछ भी हो, उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, कुछ भी हो जाए, उसका फोकस हमेशा राइट साइड में होगा। और यहाँ चिन्ह परिपाटी कहती है कि दुनिया में जो भी चीज राइट साइड में होगी वो राइट होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। और जो चीज लेफ्ट साइड में होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब वस्तु जहां रखी जाती है वस्तु हमेशा नेगेटिव होती है। अच्छा, कोई भी चीज अगर ऊपर हो, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, वो हमेशा धनात्मक होगी। और कोई भी चीज नीचे हो, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, तो वो हमेशा ऋणात्मक होती है। अब मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, वस्तु का कोई भी प्रतिबिंब है यदि वो उल्टा प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है बताइए, नीचे, तो वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो ये वाला जो पार्ट था, ये जो चिन्ह परिपाटी है, अगर ये आपको समझ में नहीं आई तो ये मैं अगले
क्लास में अपने समझा दूंगा। जरा क्लास में बने रहिए, हर चीज डिटेल में हो रही है। आज आपने ये सीखा कि इसकी लाइन ऐसे ही क्यों गुजरती है और इसकी लाइन ऐसे ही क्यों गुजरती है, और बाकी जितने भी डिफरेंसेस है वो सीखे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये डीप स्टडी से संबंधित थी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करेंगे ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।